मेरा ब्याह? चंदन कुछ चौंक कर बोला। हाँ, तुम्हारा ही। और तुम अगुवाई करोगी? ये भी हो सकता है। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। अभी खिलवाड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा है गुंजा। मेरे दुख से तुम्हें संतोष नहीं हुआ? अगर ये खिलवाड़ है चंदन, तो ठीक है। तुम्हारे जो मन में आए करो। तुम्हारी राह रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो अपने जीने की राह बनाना चाहती थी। लेकिन तुम्हें दूसरे ढंग से सुख मिलता है, तो वही करो। मुझे तो अब भी दीपा सत्ती की कथा भूली नहीं है। सोना में बाढ़ भी फिर से आएगी। और गुंजा की आंखें एकाएक मुंद गईं। वो दीवार के सहारे टिक गई। दांत बैठ गए। जब धरती पर गिरने लगी, तो चंदन की निगाह पड़ी। लपक कर गुंजा की गर्दन और पैर के नीचे हाथ लगा चंदन ने उठा लिया। बगल की चारपाई पर सुलाकर मुंह पर पानी के छींटे देते हुए गुंजा की नाक दबा दी। थोड़ी देर में गुंजा ने आंखें खोल दी। चंदन सिरहाने बैठ पंखे से हवा कर रहा था। हाथ उठाकर गुंजा ने मना किया, किंतु चंदन ने गुंजा को करवट लेटा दिया और पंखा हाँकता रहा। गुंजा का चेहरा एकदम पीला हो गया था। आंखों के नीचे स्याही सी भर आई थी। लगभग आधे घंटे बाद वो बैठ सकी। तो चंदन, मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अपना ब्याह नहीं करोगे? मेरे ब्याह करने न करने से तुम्हारे यहाँ रहने में क्या अंतर पड़ता है? बिना तुम्हारी दुल्हन के तुम्हारे साथ मुझे अकेले कौन रहने देगा? और दूसरा ऐसा कौन सा ठोर है जहां तुम्हारे बिना मैं जी सकती हूँ? गुंजा की आंखें फिर भर आईं। बोलो ना चंदन, मेरे लिए क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना है गुंजा। मरे की देह पर जैसे दो मन वैसे चार मन। लेकिन भैया की बरखी भी अभी नहीं हुई और तुमने ब्याह की बात उठा दी। मैंने नहीं, बाबू जब आते हैं तो यही पूछते हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ? अब उन्हें जवाब दे दूंगी। लेकिन एक बात सुनो गुंजा, तुम्हारे गांव में मैं ब्याह नहीं करूंगा। क्यों? हर बात में सवाल न किया करो। अगर मेरा ब्याह होना है तो दूसरे गांव में ही होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि चौबे छपरा में तुम्हारा ब्याह न हो। ब्याह होगा, इतना ही मैं बाबू से कहूंगी। जैसे सागर की लहर आए और तीर पर का सभी कुछ बहा ले जाए। खेलने वाले बच्चे तीर पर छूटे हुए शंख और सीपियों को बटोर कर संतोष करें। गुंजा को भी कुछ वैसा ही लगा। नए सिरे से उसने जिंदगी शुरू की। चले गए का मन में जितना दुख था, बचे हुए का उतना ही बड़ा आसरा था। गुंजा इसी आधार पर अटक गई। बिखरे मन को समेटना शुरू कर दिया। मन तो सिमटा, लेकिन देह को बटोर न सकी। तन की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। महीने में 3-4 दिन न नहा सकने की जगह 8-8 दिन तक वो नहा न पाती। इन 8 दिनों में देह से जरूरत से अधिक रक्त निकल जाता। कमजोरी बढ़ी तो बेहोशी के दौरे भी बढ़ने लगे। चंदन नई मुसीबत में पड़ा। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा को देख जाते, दवा दे जाते। आने जाने में परेशानी से बचने के लिए वैद्य जी ने गुंजा को चौबे छपरा ही चलने को कहा। लेकिन गुंजा ने अस्वीकार कर दिया। दवा से अच्छा होना है तो यहाँ रहकर भी अच्छा हुआ जा सकता है। आषाढ़ लग गया था। पानी एक दो बार बरस गया तो लोग हल बैल लेकर खेत जोतने को दौड़े। चंदन सुस्त रहा। समूहुत नहीं करोगे क्या? गुंजा ने चंदन से पूछा। नहीं, अभी तो मन नहीं करता। इस साल बाढ़ आने को पारी है। भदई बोने से कोई लाभ ना होगा। पहले ही खराब सोचोगे तो कैसे होगा? जो मेरा मन कहता है वही मैं करता हूँ गुंजा। मन के खिलाफ जब कभी किया है, भोगना पड़ा है। गुंजा चुप लगा गई। आषाढ़ बीतते बीतते गुंजा ने चारपाई पकड़ ली। चंदन का एक पैर खंड में, दूसरा घर में रहने लगा। कब गुंजा बेहोश हो जाए अंदाजा नहीं लग पाता। जब वो बाहर जाता तो रामू को घर में बिठा जाता। रामू को भी उसने नाक दबाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने की तरकीब सिखा दी थी। घर में खाना बनाना, खंड में बैलों की देखरेख करना, फिर गुंजा को संभालना, समय से दवाई देना। चंदन के सिर पर ये सब एक ही साथ आ पड़ा। वैद्य जी की दवा से विशेष लाभ न हुआ।
तो चंदन ने दूसरे वैद्य को बुलाया। बुलाया क्या, वैद्य जी स्वयं ही ले आए। किंतु हालत में कुछ सुधार न हुआ। चारपाई पर बैठने या उठने के लिए चंदन को ही सहारा देना पड़ता। घर का सारा उत्साह थम गया। कोने कोने में जैसे सूनापन भरने लगा। चंदन के मुंह पर एक नई उदासी छाने लगी, करीब अजीब सी करुणा भरी उदासी। भैंस बिसुक गई थी, सेवा न होने से कुसारी हो रही थी। चंदन ने गुंजा को बिना बताए ही भैंस को बेच दिया। केवल गाय लगती थी, जिससे घर का काम किसी तरह चल जाता था। द्वार पर के कामों को जल्दी से निपटा कर चंदन घर आ जाता। कमजोर होने से गुंजा चिड़चिड़ी हो गई थी। तनिक सी देर में मुंह फैला लेती या रोने लगती। चंदन को उसे मनाने और चुप कराने में ही परेशानी होने लगी। किंतु चंदन गुंजा की सेवा में तनिक भी थका नहीं। नियम से गुंजा को भोर में उठाता, दातुन कुल्ला कराता, दवाई पिलाता, बिस्तर झाड़ता, दूध देता, वैद्य जी के बताए अनुसार भोजन देता। गुंजा की सेवा में चंदन तन्मय हो गया, जैसे सेवा करने की मन की कोई पुरानी साध पूरी करने लगा। और गुंजा थी जो बैसाख की नदी की भांति धीरे धीरे कम होने लगी। चेहरे की आभा बिलाने लगी। भरा हुआ गोल मुंह दबने लगा। कनपटी दोनों ओर से दब गई। गाल की हड्डियां उभर आईं। देह खाट पर जैसे सट गई। बहुत दिनों से बालों में कंघी नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर में खुजली मच रही थी। पहले चारपाई पर बैठकर ही वो कंघी कर लेती, पर जब देह में उतना भी बल न रहा तो वो लाचार हो गई। सिर की चुनचुनाहट जब अधिक बढ़ गई तो उसने चंदन से कंघी मांगी। कंघी तो हाथ में पकड़ ली, किंतु बाहों में इतनी शक्ति न थी कि कंघी से बालों को खींच सके। हार कर कंघी सिरहाने रख दी। चंदन ने कंघी ले ली और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा के बालों में हाथ लगाया। अब ये भी करोगे? गुंजा की आंखें भर आईं। जितना इस भाग्य में लिखा है उतना तो करना ही पड़ेगा गुंजा। अच्छा, तो ये होता है चंदन कि कैंची से इन बालों को काट ही देते? क्या? हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मुझ में दम नहीं है कि अब दूसरे तीसरे इनमें कंघी करूं। और तुम अकेली देह क्या क्या करोगे? बालों में लाटा बंध जाएंगे, तब तो और भी तकलीफ होगी। इतने लंबे लंबे बाल फिर कितने दिन में उगेंगे, ये भी सोचती हो? उग के करेंगे ही क्या चंदन? अब ये किस काम के रहे? अब तो इनको संभालने में भी लोगों को बुरा लगेगा। कापर करूं मैं सिंगार? चंदन कुछ नहीं बोला, बालों में कंघी करता रहा। 4-5 बार में ही टूटे हुए बालों से कंघी भर जाती। चंदन जब कंघी साफ करने लगा तो गुंजा फिर बोली, इन्हें टिकना नहीं है चंदन। ऐसी बीमारी में ये बाल बचेंगे नहीं। मेरा मोह न करो, इन्हें काट डालो। तुम्हारा मोह मैंने किया ही कब है गुंजा? और अब मोह करने न करने से होता ही क्या है? जैसे देह के लिए दवा खा रही हो, वैसे ही इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आखिर ये भी तो उसी देह में हैं। तुम तो मानते ही नहीं हो। मैं तो कहती हूँ कि अब दवा पानी भी बंद कर दो। जिससे कुछ लाभ भी न हो, उसे खाना न खाना दोनों बराबर है। जब दुख ही भोगना है तो दुनिया भर की परेशानी में अपने को डालने से क्या लाभ? बकबक न करो, चुपचाप पड़ी रहो। जब बोलना चाहिए था उस समय तो मुंह में ताला पड़ गया। जब चुप रहना चाहिए तो दुनिया भर का ज्ञान उपदेश झांट रही हो। कंघी करने में मुट्ठी भर बाल टूटकर निकल गए। धरती पर गिरे हुए बालों को फेंकने के लिए चंदन उठाने लगा तो करवट घूमकर गुंजा बोली, देखा, तुम मेरा कहा तो मानते नहीं हो। चंदन कुछ नहीं बोला। जंगले से बालों को गुमेट कर बाहर फेंक दिया। गुंजा फिर टुकुर टुकुर ताकती रही। 15-20 दिन बाद गुंजा की हालत सुधरने लगी। सावन की बरसात शुरू हो गई थी। 10-12 दिन जाते जाते सोना में जल भर गया। चारों ओर हरियाली छा गई थी। लोगों ने बधाई बो दी थी। किंतु चंदन था कि गुंजा की बीमारी से कुछ कर ही न पाया। पचीसा ने अपने मन में थोड़ा सा खेत बो दिया था। खेत और खंड की देख रेख पचीसा ही करने लगा था। रात को वो अपने घर न रहकर चंदन के द्वार पर ही सोता,
क्योंकि चंदन के लिए रात में भी घर में ही रहना जरूरी हो गया था। गुंजा का बुखार धीरे धीरे घटने लगा। बेहोशी के दौरे भी देर से आने लगे। इस बार वैद्य जी ने नाक में डालने की ऐसी दवा दी थी जो तुरंत बेहोशी को दूर कर देती थी। इसलिए बेहोशी के बाद होने वाली कमजोरी से गुंजा बचने लगी। वैद्य जी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी तो चंदन को अपार खुशी हुई। सोना का जल धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। भादों लगते ही गंगा जी ने भी जोर पकड़ा तो सोना और भी उफन गई। दोनों ओर के सरेहों में जल भर गया। बलिहार के चारों ओर बाढ़ आ गई। खेतों की फसल एकदम डूब गई। लोग वाहनों पर इधर उधर आने जाने लगे। इन 20-25 दिनों में गुंजा की स्थिति काफी संभल गई थी, किंतु महीने के समय फिर से जरूरत से अधिक खून जाने लगा। चौथे पांचवें दिन तो देह में अपार शिथिलता आ गई। बिस्तरे की चादर अक्सर खराब हो जाती। चंदन ने पचीसा को वैद्य जी के पास चौबे छपरा दौड़ाया। दोपहर को खाकर गुंजा सो गई थी। सोकर उठने के बाद दवा में मिलाकर देने के लिए चंदन पान का रस गार रहा था। सोई सोई ही गुंजा हिचक हिचक कर रोने लगी। चंदन रस गारना छोड़कर गुंजा को जगाने लगा। गुंजा ने आंखें खोली तो चंदन को अपने ऊपर झुका देख उसकी दोनों बाहें पकड़ जैसे डर कर बोली, चंदन। अरे बात क्या है, रो क्यों रही हो? और चंदन आंचल से गुंजा की आंखें पोंछने लगा। गुंजा तेजी के साथ हाँफ रही थी। चंदन ने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या? डर गई क्या? गुंजा की आंखें एकदम सफेद हो गई थीं। डरी हुई ढसी आंखों के सफेद कोए अजीब से लग रहे थे। 5-7 मिनट के बाद गुंजा कुछ ठीक हुई तो उसने चंदन की बाहें छोड़ दी। चंदन खाट की पाटी पर बैठ गया तो चिट लेटी हुई गुंजा चंदन का मुंह निहारने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि बहिना के ब्याह में कोबर की रात जब तुम ऊँग रहे थे तो तुम्हारे मुंह पर पानी डालकर आंचल से मैंने तुम्हारा मुंह पोंछा था। याद है चंदन? और आज तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो। लू की गर्म बयार जैसे देह के असंख्य रोंगटे खड़े कर दे। चंदन वैसी ही बयार की चपेट में आ गया। भूल गई क्या चंदन? नहीं, याद है गुंजा। और ये भी याद है कि उसी रात तुमने एक शर्त भी बंधी थी। लेकिन शर्त क्या थी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। गुंजा की आंखों की कोरों से फिर टप टप आंसू गिरने लगे। चंदन के मुंह पर निगाह गड़ा जैसे कहीं दूर देखती हुई जोर लगाकर सांस खींचकर बोली, अच्छा ही हुआ चंदन जो नहीं समझी। वो तो ऐसी शर्त थी जिसमें हम दोनों ही हार गए। गुंजा की सांस फिर तेज चलने लगी। कमर के नीचे बिस्तरे की चादर खून से तर हो गई थी। चादर बदलने के लिए चंदन ने गुंजा को करवट लेवाया तो मूर्छा का आक्रमण हो गया और वो आंखें मूंद कर जैसे किसी शून्य में खो गई। चंदन उसकी नाक में दवा डालकर बेहोशी दूर होने की प्रतीक्षा में चिंतित डरे मन से उसके सिरहाने बैठ गया। गुंजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती के दानों की तरह उभरने लगी। चंदन अपने गमछे से धीरे धीरे उन्हें पहुंचता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट के बाद गुंजा ने फिर पहले ही सी डरी हुई आंखें खोल दी। चारों ओर देख कर बोली, चंदन क्या है? सामने आओ, इस तरफ। चंदन गुंजा की खाट की दाहिनी पाटी पर बैठ गया। गुंजा का चेहरा इस बार पहले से अधिक भयभीत लग रहा था, बेहद डरा हुआ। मैं यही हूं गुंजा, तुम इतनी घबराती क्यों हो? मैंने अभी एक सपना देखा है चंदन कि आसमान में चारों ओर काले काले घटाटोप बादल घिरे हैं और एक बहुत चौड़ी नदी है जिसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। उसी के किनारे किनारे आगे आगे तुम, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। गुंजा की सांस फिर तेज होने लगी। सीना फूलने पिचकने लगा। बहुत ही कोशिश के बाद वो फिर कहने लगी, और चंदन मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को गोद में चिपकाए तुमसे सटी हुई मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ।
और बलिहार के लोग हम लोगों को खेदते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। एकाएक तुम्हारे पांव के नीचे का कगार फट जाता है और तुम नदी में गिरकर डूब जाते हो। चंदन, तुम डूब जाते हो। सांस फिर तेज हो चली। मुंह पसीने से तर होने लगा। चंदन उसके मुंह पर हवा करते हुए बोला, लेकिन तुम हाँफती क्यों हो? सपने से इतना क्यों डरती हो? नहीं नहीं चंदन, मेरे सपने झूठे नहीं होते। ब्याह के पहले भी जो सपना देखा था वो एकदम सच हुआ। अब ये भी सच होगा क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है चंदन? हाँफती हुई बेहद डरे स्वर में गुंजा बोली। तब क्या होगा? फिर गले से हल्की सी आवाज निकलते निकलते गले में अटक गई। गुंजा की आंखें मुद गईं। चेहरा शांत, स्निग्ध और शीतल हो गया। चंदन ने समझा बेहोशी का दौरा आया है। नाक में दवा डाल गुंजा के होश में आने की प्रतीक्षा में वो चुपचाप बैठा रहा। उसी समय वैद्य जी पहुंचे। बेटी की नासिका पकड़ी तो चौंक गए। कनपटी के नीचे दबी हुई हथेली पकड़कर बाहें सीधी करने लगे तो चंदन गुंजा का सिर उठा सहारा देने लगा। छोड़ दो चंदन, अब छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? जो होना था सो हो गया चंदन। गुंजा चली गई। बंसवारी में पानी भरा था। बाढ़ के दिनों में सांप प्रायः इन बांसों पर ही लिपटे रहते थे, इसलिए बांस काटना खतरनाक काम था। सांझ हो चली थी, इसलिए ये काम और भी कठिन था, किंतु बांस तो काटना ही था। चंदन चुपचाप दीवार के सहारे पीठ टेक कर जड़वत बैठा था। सभी लोग उसे समझा रहे थे। वैद्य जी बार बार उससे उठने को कह रहे थे कि देर हो रही है चंदन, बाढ़ बूढ़े का दिन, अंत्येष्टि क्रिया आज ही हो जानी चाहिए। किंतु चंदन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कफन पहनाना था, देर हो रही थी। पचीसा आया और चंदन की दोनों कांखों में पीछे से हाथ लगा जबरदस्ती आंगन उठाकर आंगन में ले गया। बांस भी वहीं काट लाया था। अर्थी बन गई थी। गुंजा के शव को स्नान कराकर कफन पहना दिया गया तो घर में से विमान पर रखने के लिए वैद्य जी ने चंदन का कंधा पकड़कर उठाया। क्या है? उठो, हमारे साथ भीतर आओ। चंदन चुपचाप उठ गया। घर में गुंजा कफन में लिपटी हुई धरती पर पड़ी थी। ये क्या? चंदन ठिठक गया। कुछ नहीं चंदन, कुछ नहीं, धीरज धरो। आओ, उठाने में सहारा दो। मन में ढानस रखो चंदन। लो, गर्दन और कंधों के नीचे हाथ लगाओ। गर्दन की ओर चंदन और पैर की ओर से वैद्य जी ने सबको उठाकर आंगन में रखे हुए विमान पर लिटा दिया। लोग अर्थी उठाने को तैयार खड़े थे। सबसे पहले रामू को कंधा लगाना था। वैद्य जी कुछ बोल न पाए। फिर चंदन ने अर्थी में हाथ लगाया। एक ओर चंदन, दूसरी ओर वैद्य जी, पीछे की ओर गांव के दो और आदमी। अर्थी मचर मचर करती हुई कंधों पर उठ गई। ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के देश। मरघट तो पानी में डूबा था। जलाने की कोई सुविधा न थी। शव को केवल जल में प्रवाह कर देना था। गंगा जी का जल तो चारों ओर फैला था, किंतु शव को गंगा की मुख्य धारा में ही डालना था। गंगा जी वहां से लगभग 2 मील पड़ती थी। गांव के किनारे 4 डोंगियां आदमियों से भरी हुई तैयार थीं। 5वीं डोंगी के बीच की जगह चांचर से पाटकर अर्थी रखने के लायक बनाई गई थी। अगली फेंक पर चंदन, वैद्य जी और रामू बैठे। पीछे की ओर 3-4 लोग। आगे पीछे अगल बगल 5 डोंगियों बरसात की उस अंधेरी रात में गंगा जी की ओर बढ़ चली। सुनसान भयानक रात। केवल एक नाव पर जलती लालटेन का प्रकाश आगे की राह दिखा रहा था। आकाश के घने काले भूरे बादलों ने विदा की इस बेला को और भी भारी कर दिया था। बलिहार छूटा। गंगापुर की घनी बंसवारियों से भी आगे निकल गए। गंगा जी की मुख्य धारा अभी आधा मील थी। बाढ़ का उफनता हुआ जल लोगों के मन में और भी भय भर रहा था। गंगा की बीच धारा में जब डोंगियां पहुंच गईं,
तो पुरोहित ने गुंजा के मुंह पर का कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटी का मुंह आखिरी बार देख लीजिए वैद्य जी। वैद्य जी कुछ पास सरक आए। लालटेन की रोशनी मुंह पर कर दी गई। वैद्य जी पीछे हटते हुए बोले, चंदन तुम भी आ जाओ। चंदन ने पास आकर गुंजा के मुंह पर का कपड़ा अच्छी तरह हटा दिया। लालटेन अपने हाथ में लेकर बत्ती उकसाकर रोशनी तेज कर दी। घुंघराले बाल, उभरे ललाट के नीचे मुदी हुई आंखें जैसे गाढ़ी निद्रा में लीन। वैद्य जी मुंह तोप दूं? चंदन ने पूछा। वैद्य जी फपक कर रो पड़े। चंदन ने मुंह ढक दिया। आगे पीछे दोनों बांसों में मिट्टी के 4 घड़े मजबूती से बांध दिए गए। 2 डोंगियां कठिनाई से सटाकर पानी में अर्थी उतारी जाने लगी। एक ओर के बांस चंदन पकड़े था, दूसरी ओर के 2 आदमी। चंदन साथ के छोड़ना, एक साथ, वैद्य जी बोले। पहले घड़ों में जल भर दिया गया। फिर लोग एक दूसरे से छोड़ने के लिए कहने लगे, किंतु चंदन था जो बांस को पकड़े रहा। चंदन छोड़ो, छोड़ो चंदन, खतरा करोगे क्या? बड़ी गंगा की धारा है, नाव उलट जाएगी। वैद्य जी ने चंदन का हाथ झकझोर दिया और झकझोर कर छुड़ा दिया। गहरे अतल जल में गुंजा समा गई। हल्की सी एक भंवर आई, लेकिन साध कर हिसाब से नावें बलिहार को मोड़ दी गई। गांव की ओर पीठ करके बैठा हुआ चंदन भंवरों से भरी उस मटमैली धारा को थोड़ी देर चुपचाप देखता रहा। फिर अपने मुड़े हुए दोनों घुटनों के बीच सिर टेक उसने आंखें मूंदी।